हेलो फ्रेंड, आपको इस करियर पॉइंट में स्वागत है। आप देख रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो पृथ्वी के आपको दो भागों में बांटा गया है। आपका पहला जलमंडल और दूसरा आपको स्थल मंडल। और ये पृथ्वी का जो स्थल भाग है वो काफ़ी उबड़ खाबड़ है, अर्थात एक समान सभी जगह नहीं है। तो इस पृथ्वी के लगातार जो बदलते स्वरूप है, इसके पीछे दो प्रकार के बल काम करती है। पृथ्वी का एक आंतरिक बल और एक पृथ्वी का बाह्य बल। तो पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण ज्वालामुखी भूकंप हमेशा उत्पन्न होते रहता है और बीच बीच में आपको पृथ्वी की बहुत बड़ी भू आकृतियाँ का निर्माण हुआ है। आगे चलते हैं पृथ्वी की बाह्य बल। तो पृथ्वी के बाह्य बल के अंतर्गत सूर्यताप, हवा, जल ये शामिल होता है। और सबसे बड़ा पृथ्वी का जो बाह्य बल है, वो बाह्य बल में आपको अपर्दन क्रिया, परिवहन क्रिया और निक्षेपण क्रिया शामिल रहती है। चलिए समझते हैं अपर्दन किसे कहते हैं, परिवहन किसे कहते हैं, निक्षेपण किसे कहते हैं। इससे हम एक लाइन में समझ सकते हैं। इससे मान लो कि ये पत्थर का टुकड़ा है, तो ये टुकड़े को टूटना टुकड़े को टूटना ये आपको अपर्दन हुआ। जैसे मान लो एक टुकड़ा था, ये टूट करके छोटे छोटे टुकड़े में ये बदल गए। जो हवा द्वारा टूटता है, पानी द्वारा टूटता है, ताप से टूटता है। और फिर परिवहन किसको बोलेंगे, हवा द्वारा, जल द्वारा। ये आपको ऐसे एक निचली स्तर पर ऐसे ये बह करके या हवा द्वारा उड़ करके एक निचली स्तर में चला जाता है। तो ये जो है से यहाँ से आने का जो ये हुआ, ये आपका परिवहन कहलाया। मतलब जिस रूट से आया, जैसे आया, ये परिवहन कहलाया। और ये जहाँ आकर के जम गया, अर्थात जहाँ गाद या जम जाता है, जिसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, तो वो आपका हो गया निक्षेपण। तो इस तरह से हम समझ गए कि टूटना हो गया अपर्दन, और इसको एक जगह से दूसरी जगह जो जाना हो गया परिवहन। और जहाँ पर ये अपना जगह स्थापित कर लेता है, वो आपका हो गया निक्षेपण। तो इस तरह से आगे देखते हैं कि पृथ्वी के जो स्थल स्वरूप है आपको तीन भागों में बटा हुआ है, एक पर्वत, एक पठार, एक मैदान। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि ये आपको पर्वत क्या है, पर्वत हम किसे कहेंगे। तो पर्वत एक प्राकृतिक ऊंचाई है जिसको समुद्र तल से कम औसत ऊंचाई जो है 900 मीटर होता है, और इससे अधिक भी हो सकता है। अब देखते हैं कि पर्वत किसे कहते हैं। तो पर्वत इस तरह से है, जिसका शीर्ष नुकीला होता है, आधार इसका से चौड़ा होता है। और पर्वत श्रृंखला, तो पर्वत श्रृंखला हम इसको बोलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार पर्वत आपको है। तो इस तरह से पर्वतों का जो लगातार बनावट है, इसी को पर्वत श्रृंखला कहा जाएगा। और इस पर्वत श्रृंखला के बीच में दो पर्वतों का अलग करता है, उसे दर्रा बोलते हैं। तो ये जो आपका है दर्रा है, जो हमारा हिमालय का प्रमुख दर्रा आप देख रहे हैं यहाँ पर, नाथुला, जो प्रमुख दर्रा है किसका, हिमालय का, जो आप देख रहे हैं। तो ये है नाथुला। दूसरा दर्रा देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको है सिपकीला। यहाँ देखिए सिपकीला, जो हिमालय का प्रमुख दर्रा है। तो आगे चलते हैं। इस तरह से बहुत सारे और पर्वत हैं पूरे आपको विश्व का। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिमालय हिमालय हो गया, इंडीज हो गया, आल्प्स हो गया, रॉकीज हो गया। ये सब पर्वत के अधिक ऊंचाई वाले पर्वत हैं, जो एक पर्वत श्रृंखला के रूप में आपको स्थित है। और इन पर्वतों, अर्थात आपको एंडीज हो गया, आल्प्स हो गया, रॉकीज हो गया, हिमालय हो गया, यहाँ से आपका हिम नदी का प्रवाह होता है। अर्थात जो नदियाँ होती है वह पानी के साथ साथ बर्फ़ भी बहाकर लाती है। अब देखिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़,
सियाचिन हिम नदी भारत की सबसे लंबी हिम नदी है। यह हिमालय पर्वत में जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी लंबाई 72 किलोमीटर है। दोस्त ये समझ गए कि सियाचिन हिम नदी है भारत की सबसे लंबी हिम नदी है और यह हिमालय पर्वत में ही है और यह जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो पर्वत श्रृंखला है, यह वास्तव में अगर इसको देखा जाए तो विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है आपको अटलांटिक पर्वतमाला है, जो आपको अटलांटिक महासागर में स्थित है। मतलब अटलांटिक महासागर जो है, जो हम लोग बात कर रहे थे कि वो एस आकृति का है और वो सबसे बिजी महासागर है। तो इसी महासागर में आपको सबसे लंबा, सबसे बड़ा आपको ऐसे क्या चीज़ है, पर्वत श्रृंखला है जो सागर के अंतर्गत है। तो इस तरह से देख रहे हैं पर्वत, तो पर्वत का जो निर्माण होता है आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसका सिद्धांत है। जो दो प्लेट आपस में टकराते हैं, एक भारी प्लेट और एक हल्के प्लेट, तो जिससे है से आपको ये पर्वत का निर्माण होता है। और इसमें बलित पर्वत है। देखिए हम देख रहे हैं बलित पर्वत का जो आपको इसमें 6 प्रकार की आकृतियाँ दी गई हैं। एक बलित पर्वत ऐसा होता है जिसको पहला में है समित बलन। तो समित बलन का मतलब होता है कि वह पहाड़ी जिसका दोनों ओर से ढाल समान होता है, जैसे यहाँ देखिए एक आकृति में। 2 नंबर में आपका है असमित वलय। तो असमित वलय इस तरह से होता है, जैसे यहाँ देखिए कि एक पर्वत है जो एक तरफ से काफ़ी ढाल है और दूसरी तरफ से बहुत संकरा ढाल होता है। इस तरह से देखिए यहाँ पर देख रहे हैं। और 3 नंबर में आपका है समनत बलन। तो समनत बलन क्या होता है, जिसका जो शीर्ष होता है वह चौड़ा होता है और इसका ढाल होता है बिल्कुल खड़ा होता है, इसलिए इसको समनत बलन कहा गया है। 4 नंबर में आपको ये दिख रहा है, ये आकृति आपको है प्रतिवलन। तो प्रतिवलन पर्वत का इस तरह स्वरूप होगा, जो एक और बाग काफ़ी खाई टाइप का झुका हुआ इस तरह से रहता है। जैसे यहाँ देखिए जैसे पर्वत है तो इस तरह से झुका हुआ रहेगा। जो इस तरह से जाना तो बहुत दुर्लभ है, तो जा ही नहीं सकता। कोई भी आदमी अगर पैदल चढ़ना है तो ये भी जा सकता है, लेकिन काफ़ी यह दुर्लभ होता है। मतलब फिर आगे देखते हैं, आगे आपका है परिवलन। तो परिवलन का जो उदाहरण देख रहे हैं यहाँ, ये वाला आकृति है 5 नंबर में, जो इसका एक साइड से तो खैर ठीक है, लेकिन दूसरा साइड पर काफ़ी खाई होता है। और उसके बाद आपका है छठा में आपको कोणीय बलन। तो कोणीय बलन जो पर्वत श्रृंखला होता है वो आपको इस टाइप का होता है, जैसे यहाँ पर आकृति में आप देख रहे हैं, जैसे इस तरह से, जो इसका शीर्ष काफ़ी नुकीला होता है और एकदम दोनों ओर से ये आपको कोण बनाते जाता है। तो इस तरह से पर्वत श्रृंखला को हम बोलेंगे कोणीय बलन। तो चलिए आगे देखते हैं कि पर्वत का प्रकार। तो पर्वत में आपका पहला बलित पर्वत है। आप जानते हैं कि हिमालय भी एक बलित पर्वत है, जो क्या है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट की चोटी यहीं पर है और यह मोड़दार पर्वत भी इसे कहा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है, आखिर बलित पर्वत कैसे बना है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम लोग देखा था कि आपको 2 चट्टान आपस में, जो विनाशकारी प्लेट आपस में टकराते हैं, या तो क्या होता है कि एक प्लेट भारी होता है और दूसरा प्लेट जो है हल्का होता है। तो भारी प्लेट क्या होता है, अगर मान लिया जाए कि ये भारी प्लेट है और ये आपको हल्का प्लेट है, तो इसमें ऐसे आपको ये क्या हो जाता है, भारी प्लेट हमेशा नीचे की ओर जाता है और यहाँ पर आपको भाग जो है सो ऊपर उठ जाएगा। तो इस तरह से आपको पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो आगे हम चल के देखते हैं यहाँ पर कि, तो देख रहे हैं यहाँ पर आप कि यहाँ जो है बलित पर्वत है और बलित पर्वत में आपका हिमालय भी एशिया का है, जो आपको भारत में है। और नेपाल में बहुत सा देश का सीमा हिमालय स्पर्श करता है। यूरोप का जो है आल्प्स पर्वत है, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज है और दक्षिणी अमेरिका में आपका एंडीज है। तो इस तरह से जो उदाहरण
बताया जा रहा है, ये आपका पर्वत बिल्कुल बलित पर्वत है, मुर्दार पर्वत है। तो अगला देखते हैं भ्रंशोत पर्वत। तो भ्रंशोत पर्वत क्या होता है? ये धरातलीय का एक बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण यहाँ से ऊपर जो है विस्थापित हो जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर आगे कि भ्रंशोत पर्वत जो है, ये आकृति को देखकर समझा जा सकता है। मतलब भ्रंशोत पर्वत में होता है कि कोई जैसे प्लेट है आपको जो नीचे नीचे धंस गया, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, और ये भाग ऊपर महसूस हो रहा है कि ऊपरी भाग है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये आपका है। तो भ्रंशोत पर्वत में जो है कि ऊपर का जो भाग उत्खंड कहा जाता है, और नीचे वाला जो भाग हो गया आपको द्रोणी हो गया। तो इस तरह से भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण आपको, जो यूरोप का वासजेस, यूरोप का जो वासजेस है भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। यहाँ देख रहे हैं आप। और भारत में आपको यहाँ पर जो विंध्य पर्वत है, और आपको एक सतपुड़ा जो भ्रंशोत पर्वत का एक उदाहरण है। और यहाँ पर जो आगे आप देख रहे हैं कि सतपुड़ा के मध्य, अर्थात भ्रंशोत पर्वत जो हमारे यहाँ है आपको नदी घाटी, जैसे झारखंड का आपको दामोदर घाटी कि जो दामोदर घाटी जो है आपको भ्रंशोत पर्वत का ही एक उदाहरण है। आप यहाँ देख रहे हैं प्रशांत महासागर में स्थित माउना की पर्वत, जिसे हवाई द्वीप कहा जाता है, सागर के सतह का नीचे स्थित है, जिसका ऊंचाई आपको 10,205 मीटर है। तो इस तरह से बहुत सारा ऐसा पर्वत है जो आपको सागर के नीचे है, जो आपको यहाँ पर देखे कि प्रशांत महासागर में मौना की पर्वत, जिसका हवाई द्वीप कहा जाता है, ये सागर के नीचे है, जो सबसे आपको इसकी ऊंचाई जो है 10,250 मीटर है। आगे देख रहे हैं आप 3 नंबर में ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत का जो निर्माण है सीधे है कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है, जो उसका जब लावा है सब बाहर निकलता है और इस तरह से पर्वत का निर्माण करता है। तो जहाँ जहाँ लावा रहता है वो उसको मैग्मा कहा जाता है, और ये आपको जो यहाँ लावा प्रवाहित हो रहा है लावा हो गया। और ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर कहा जाता है, जिसे देख रहे हैं ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो इसका जो मुंह से आपका क्या है, जो मिट्टी है, आग है, सारा चीज़ निकल रहा है, इसको क्रेटर कहेंगे। तो आगे चलते हैं कि इस प्रक्रिया द्वारा जो पर्वत का निर्माण होता है वह ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है। इसका उदाहरण देख लीजिए, आपका अफ्रीका का किलिमंजारो देख रहे हैं ना, अफ्रीका का किलिमंजारो जो है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। और जापान का फ्यूजियामा और इटली का विसुवियस। तो इस तरह से आपको 3 पर्वत यहाँ दिख रहे हैं। कौन कौन है? तो यहाँ देखिए, एक आपका हो गया अफ्रीका का किलिमंजारो, जापान का फ्यूजियामा और इटली का विसुवियस। अब आगे देख रहे हैं अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत कौन होते हैं? तो अवशिष्ट पर्वत जो है अपरदन के कारण यह बनता है। लगातार अपरदन से ऊपरी हिस्सा जो इसका है से अपरदित हो जाता है। तो इस तरह से जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है भारत का अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है, जो ये काफ़ी लंबे समय से क्या होते रहता है कि अपरदन होते रहता है, इसका हमेशा ऊंचाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस तरह से अरावली भी एक सबसे प्राचीन पर्वत है। ये भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत आपको अरावली है। और इसे हम लोग वृद्ध पर्वत भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका लगातार क्या हो रहा है, ये क्षय हो रहा है। अपरदन क्रिया द्वारा हमेशा इसके ऊंचाई जो है वो घट रहा है। तो ऐसे पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है, जो लगातार आपको अपरदन के कारण उसका ऊंचाई ऐसे घटते जाता है। तो चलिए एक छोटा सा यहाँ पर टॉपिक है पर्वतों से लाभ। सबको हमको पता है पर्वतों से लाभ, आपको पर्वतीय जल का उपयोग करके सिंचाई पनबिजली का उत्पादन किया जाता है। और बहुत सारा पर्वत में आपको खनिज संपदा से भरा रहता है, ये भी है। और दूसरी बात है कि यह वर्षा कराने में भी काफ़ी मददगार होता है, क्योंकि पर्वत जलवाष्प को लदे बादलों को रोककर वर्षा कराने में सहयोग करता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं पठार। तो
पठार किसे कहते हैं? यह धरातल का विशिष्ट स्थल है जो अपने आसपास के स्थल में पर्याप्त ऊंचाई पर रहते हैं। और पठारों का जो औसत ऊंचाई है आपको 300 से 500 मीटर होती है। हालांकि कोई पठार जो आपका है से हज़ारों मीटर से भी अधिक ऊंचे होते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, इसका जो शीर्ष भाग होता है सपाट होता है इस तरह से पठार, और ये कम ऊंचाई का होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो तिब्बत का पठार, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, और तिब्बत की पठार की ऊंचाई जो है आपको 4500 मीटर है। जो विश्व के सबसे ऊंचों पठारों में सबसे ऊंचा पठार तिब्बत की पठार है। यहाँ देख रहे हैं तिब्बत का पठार जो है अंतर पर्वतीय पठार का एक अच्छा उदाहरण है। और इस तरह से जब झारखंड जब आते हैं तो रांची का पठार एवं दक्कन के पठार जो है वह आपको महाद्वीपीय पठार है। तो इस तरह से पठार की उपयोगिता काफ़ी महत्वपूर्ण है खनिज संपदा या पर्यटन के लिए। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि हुंडू जलप्रपात जो रांची का है, आपको इस तरह से आपको झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको बूढ़ा घाघ जो है, जो लोध, जिसे लोध जलप्रपात भी कहा जाता है। तो इस तरह से आगे हम देख रहे हैं आगे मैदान। तो ये मैदान है, तो मैदान किसे कहेंगे हम? तो समुद्र तल से मैदान की जो ऊंचाई होती है 200 मीटर तक होती है, अर्थात ये काफ़ी समतल होता है। यहाँ का जो नदियाँ जो बहती है बहुत धीमी गति से होती है। तो चलते हैं, जो मैदान होता है वो आपको मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार में कौन हुआ? एक अपरदनात्मक, दूसरा हुआ निषेधात्मक, और 3 नंबर में है रचनात्मक। इस तरह से मैदान का जो श्रेणी है अपरदनात्मक हुआ, निषेधात्मक हुआ और रचनात्मक हुआ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपका जो कनाडा का मैदान जो है और कश्मीर घाटी का मैदान जो है आपको अपरदनात्मक मैदान है, जो अपरदन के कारण बना है। और गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान निश्चयनात्मक मैदान है। निक्षेपात्मक मैदान जो एक जगह से दूसरी जगह बहाकर मिट्टी जो लाई गई है उससे आपको बना है, आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। आप देखिए यहाँ पर भारत के पूर्वी तट जो कोरोमंडल है, तो यहाँ पर भी आपको रचनात्मक मैदान है। तो रचनात्मक मैदान का जो बनावट होता है वो बिल्कुल प्राकृतिक रूप से मैदान का ही रूप रहता है। लेकिन यहाँ पर जो दो प्रकार का जो मैदान आपका है, एक अपरदनात्मक मैदान और एक आपका है निश्चयात्मक मैदान, जो अनवरत प्राकृतिक अपरदन क्रिया द्वारा से लगातार इसका बनावट बनते बिगड़ते रहता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल मैदान की उपयोगिता। यह हम पहले से ही जानते हैं कि भारत चाहे पूरे विश्व का जो सभ्यता बसा है आपको मैदानी क्षेत्र में ही बसा है। और इस पूरे दुनिया में 70% हिस्से आपको 70% हिस्से जो है आपको मैदानी है, जहाँ पर मनुष्य बसे हैं। यानी मनुष्य का जो निवास स्थल है वो आपको 70% मैदानी क्षेत्र में ही बसे हुए हैं। चलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ क्वेश्चन है। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? सीधा सा बात है कि मैदान हो गया यहाँ। और दूसरी बात है हिमालय और आल्प्स खाली स्थान पर्वतों का उदाहरण है। तो ये आपको बलित मुर्दार पर्वत हो गया यहाँ। खनिज की प्रचुरता खाली स्थान में होती है, पठार यहाँ पर भरा जाएगा। और यहाँ पर है पर्वत प्रायः शंकु के आकार का होते हैं। कैसे पर्वत शंकु के आकार के होते हैं? तो आपको है यहाँ पर ज्वालामुखीय पर्वत। तो ज्वालामुखीय पर्वत जो होता है वो आपको बिल्कुल शंकु के आकार का होता है, क्योंकि मैग्मा निकलने से क्या होता है, इस तरह शंकु का रूप ले लेता है। गंगा का मैदान खाली स्थान का उदाहरण है। क्या चीज़ का उदाहरण है? तो आपको यहाँ पर, तो यहाँ देख रहे हैं आप गंगा का मैदान क्या चीज़ का उदाहरण है? तो ये आपको है निक्षेपात्मक मैदान का उदाहरण है। निक्षेपात्मक मैदान ये आपको गंगा के मैदान का उदाहरण है। तो इस तरह से आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए बहुत इस बिजी समय में भी एक वीडियो बनाने का काम करता हूँ, ताकि आप अधिक से अधिक
लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। थैंक यू।